नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं राष्ट्रहित में, इन नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रहित सर्वोपरि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि देश हित के ऊपर दल हित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्र नीति पर राजनीति नहीं हो सकती। पर पिछले सप्ताह जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, उनकी एटीएस ने भांडाफोड़ किया एक बड़े षड्यंत्र का, अल कायदा के एक मॉड्यूल का, जो निशाना बनाना चाहता था 15 अगस्त से पहले देश के कई इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में ह्यूमन बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करना चाहता था, दहलाना चाहता था पूरे देश को। जब उन पर कार्रवाई हुई तो अखिलेश यादव और बहन मायावती के ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर। आज राष्ट्रहित में इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम प्रवक्ता है, मणिपुर के इंचार्ज है, और डॉक्टर होते हुए जो राजनीतिक विरोधी है उनका भी कई बार सर्जरी कर लेते हैं, सर्जरी उनके दुष्प्रचार की। और सुनील देवधर जी, आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि लगातार आपने राष्ट्रहित के इस मंच में, लगातार व्यस्तता होने के बावजूद और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के, आंध्र प्रदेश के इंचार्ज है, फिर भी आप हर हफ्ते समय निकालते हैं, तो आप दोनों का ही स्वागत है। पर संबित पात्रा जी, क्यों आप मासूम आतंकियों को पकड़कर, आपकी यूपी की पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो कहते हैं मुझे संबित पात्रा, बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश एटीएस पर कतई भरोसा नहीं है। शहजाद जी, सुनील जी, आप दोनों को बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद। आपने जो ये मौका आज मुझे दिया है अपने विषय को निर्बाध रूप से, क्योंकि हम टेलीविजन डिबेट्स तो करते ही हैं, मगर वहां भी ऐसी ताकतें होती हैं जो हमें इंटरफियर करती रहती है, बोलने नहीं देती है, मगर यहाँ हम लोग अपने विषय को बहुत शांति से रख सकेंगे, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि ये जो पुलिस थी, ये जो एटीएस है, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ये आतंकवादियों को जो ककोरी में गिरफ्तार हुए उनको क्यों गिरफ्तार कर रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव जी और बहन मायावती ने भी सवाल खड़े किए। सजाद जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है और मुझे लगता है पूरे विश्व में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश होगा जहां इस प्रकार का डिबेट भी होता है, इन विषयों में हम डिबेट करते हैं। आतंकवादी का गिरफ्तार होना ये डिबेटेबल विषय नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए एक सजग करने वाला विषय है, राष्ट्र को झकझोर देने वाला विषय है कि हमारे बीच में एक आतंकवादी था, वो पकड़ा गया, तो स्वाभाविक है राष्ट्र इसका स्वागत करना चाहिए, एक मत होकर, एक स्वर में, एक आवाज में स्वागत करना चाहिए। पूरे विश्व में एक आवाज में ही स्वागत होती है जब कोई पकड़ा जाता है, मगर हिंदुस्तान में जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, जब हिंदुस्तान में आतंकवादी का ट्रायल होता है, जब हिंदुस्तान में आतंकवादी को फांसी की सजा होती है, तो डिबेट होता है। ये मुझे कष्ट देता है और मैं कष्ट के साथ कहता हूं कि थैंक्स टू अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, उसे धन्यवाद कि आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में ये कीर्तिमान अकेला ही लेके चल रहा है कि आतंकवाद पे भी डिबेट हो रहा है। आप याद करिए, याकूब मोमेन जैसे इतना कुख्यात आतंकवादी, जिसको लोअर कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है, उसको भी बचाने की भरसक कोशिश कुछ पॉलिटिकल लोगों ने और कुछ तथाकथित कोट अनकोट एक्टिविस्ट ने किया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बरसों तक बंधक बना के रखने का काम, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव, तीन परिवारों ने केवल और केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बंधक बनाया था अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए, और वहां केवल और केवल जाति को किस प्रकार अपीज किया जा सके, और धर्म में तुष्टिकरण की राजनीति, उसके माध्यम से इनकी दुकानें चलती थी। आज मोदी जी के कारण डेवलपमेंट एक नैरेटिव बना है, पूरे हिंदुस्तान में बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से मोदी जी के इस मंत्र को घर घर पहुंचाया है, स्वाभाविक है कि तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले लोग, 19% की वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग आज परेशान है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बचा करके वो एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो, हम एक कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद का एक कम्युनिटी से क्या लेना देना है। क्या आतंकवाद को आप बचाएंगे, आतंकवादियों की संरक्षण करेंगे, तो क्या मुस्लिम भारत में खुश हो जाएगा? ये सवाल हमें पूछना होगा। सुनील जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा जवाब संबित से लेना चाहता हूं। संबित जी, आपके एक मित्र है अनुराग भदौरिया,
वो कहते हैं कि 4.5 साल तो ये मान लिया ना आपने कि आप कुछ नहीं कर पाए, अब चुनाव से पहले आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो कम से कम 4.5 साल आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और जहाँ तक आदरणीय अनुराग भदौरिया जी का सवाल है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग समझते भी हैं या नहीं। क्या ये लोग दुनिया को इतनी नासमझ क्यों समझते हैं? 4.5 अरे जब आतंकवादी आतंकवादी गतिविधि करेगा, जब वो दूसरों के साथ मिल करके षड्यंत्र रचेगा, तब पकड़ा जाएगा, उससे पहले कैसे पकड़ा जाएगा? और देखिए, जो लोग कहते हैं चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम करती है, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं, उसको चुनाव के मद्देनजर छोड़ देना चाहिए? अगर कोई आतंकवादी है जिसको पकड़ा जा रहा है, इसको मत पकड़ो क्योंकि अभी तो पंचायत के चुनाव है, हो अभी भी मत पकड़ो क्योंकि अभी तो विधानसभा के चुनाव है, हो अभी मत पकड़ो अभी तो लोकसभा के चुनाव है। तो इस हिसाब से तो देश में आतंकवाद को पकड़ना ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से तो आतंकवाद का कुछ भी निर्मूलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान में कोई ना कोई चुनाव है। कमाल की बात है, मगर हिंदुस्तान की जनता ये सारी चीजें देख रही है और अब सब समझ गए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल संबित जी। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संबित ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कहते कहते उन्होंने कहा कि ये तो वही मंडली है जो अक्सर कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, पर जमीयत उलेमाए हिंद बहुत बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, उसके मौलाना अरशद मदनी लीगल एड देने की बात करते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए कि मुसलमान युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। मुझे बताइए कि अल कायदा को मुस्लिमों से अब जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पुलिस या यही मंडली? देखिए, स्वाधीनता से लेकर आज तक सबसे पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उसके बाद में जिस तरह से बरसाती मेंढक अचानक टपक पड़ते, इस तरह से राज्य स्तर पर काम करने वाली पार्टियां, ये मुसलमानों की तरफ हमेशा वोट बैंक के तहत देखते रही है। इन्होंने कभी भी प्रामाणिकता से इनका विकास करने का प्रयास नहीं किया, इनको मूर्ख बनाया। इनके साथ एक्चुअली बैकस्टैबिंग करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सपा बसपा जैसी पार्टियों ने किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कह सकते हैं कि देश के सारे रिसोर्सेस के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है, ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? और अगर आप किसी को खुश करके उनको अगर अपने साथ लेकर जाना चाहोगे तो ये कभी संभव नहीं है। जो बहुत बड़ी गलती कांग्रेस ने स्वाधीनता से पहले की थी, मुस्लिम लीग जो जो मांगती गई उनको वो देते गए और उसका परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान बन गया, भारत एक नहीं रहा, भारत बट गया। और वही जो बंटवारे वाली प्रवृत्ति है वो इस देश में कुछ कट्टरपंथियों के मन में रह गई और वो ये घोषणाएं भी देते हुए सुनाई दिए इस देश के अंदर, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और ये लड़के लेंगे हिंदुस्तान वाले जो इस मेंटालिटी के लोग जो है, इनको बहला फुसलाना, इनको खुश करना, इनकी खुशामद करना और इनको जो है इनको इस तरह से दिखाना कि भैया ये सब साधु संत सज्जन है। और जब भी कोई मुसलमान पकड़ा जाता है आतंकवाद करते समय, तब अचानक ये नैरेटिव आ जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जब किसी हिंदू के ऊपर फर्जी आतंकवादी का एक केस बनाया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है, तब एक टर्मिनोलॉजी शरद पवार जैसे लोग निकालते हैं, ये होती है कि हिंदू आतंकवाद। एक तरफ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद, ये तो कभी जनता के तो समझ में नहीं आया। और इसलिए बार बार लगातार आप देखेंगे 2014 के बाद में हर चुनाव में समाज ने उनको सबक सिखाया है, फिर भी ये सुधरते नहीं है। अब ये इनको इन सब चीजों का बड़ा लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम सभी को इंसानों के तौर पर देखते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जब नारा देते हैं, तब हम किसी के तरफ मुसलमान करके नहीं देखते हैं। मोदी जी ने, चाहे योगी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई है, ये सबके लिए लाई है। हमने किसी को पूजा पद्धति के आधार पर बांटा नहीं है। आज ही मैं आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट एग्जीक्यूटिव में अभी वहीं से मैं आ रहा हूं। मैंने उनको बताया कि देखिए, कांग्रेस ने उनको सर पे रखने की बात की,
उनको जो है सर पे रखने की बात की। हम आपको सर पे नहीं रखेंगे, हम आपको दिल से लगाएंगे। आपका स्थान हमारे सर पे नहीं है, हमारे हृदय में है। एक हिंदुस्तानी के नाते आपका स्थान हमारे हृदय में है। मैं शहजाद पूनावाला से आत्मीयता रखता हूं, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है। मैं शहजाद मित्र है क्योंकि वो अच्छा आदमी है, मेरे देश का भाई है और खास करके मेरे पुणे शहर का है। तो ये एक भाईचारा है, ये बड़ी स्वाभाविकता से आने वाला भाईचारा है, अपीजमेंट के कारण नहीं। और ये तो बहुत बड़ा पाप है कि कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसके बारे में इस तरह से बोलना कि पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए, इन लोगों की मजाल तो इधर तक गई कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है ऐसा बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं लेकिन छोड़कर नहीं जाते हैं। और फिर सुरक्षित है तो कहां है? पाकिस्तान में सुरक्षित है। इस देश से जो देश में मुसलमानों की संख्या है उससे कम मुसलमानों की संख्या जिन देशों में है उसमें मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बात को जानते हैं ये लोग, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण बरगलाने की कोशिश करते हैं। संबित जी, तुष्टीकरण की राजनीति बड़ी पुरानी रही है, पर जब तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की जाती है तब उसके किस तरीके से दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि आप एक डॉक्टर है, तो लक्षण देखते हुए किस तरीके से बीमारी हो सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में समझाइए। देखिए शहजाद भाई, जहां तक आतंकवाद की बीमारी का सवाल है, आतंकवाद तो एक ऐसी बीमारी है जो पूरे राष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मानव जाति को खोखला कर सकती है। आपको याद होगा कि एक समय था कि वेस्ट जो है हिंदुस्तान के आतंकवाद को आतंकवाद मानती नहीं थी। वो उसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के रूप में देखती थी और बल्कि हमें टॉन्ट करती थी कि अच्छा इसको तुम अपने आप ही डील कर लो। जबकि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में गुहार लगाया था। 9/11 के बाद जिस प्रकार का एक परिदृश्य बना, जिस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना, तब जाके वेस्ट को लगने लगा कि हाँ, आतंकवाद को किड ग्लव से नहीं बल्कि आयरन फिस्ट के साथ हमें डील करना पड़ेगा। इसलिए अगर आतंकवाद को लेकर हमने कहीं भी ढिलाई बरती तो याद रखिए वो हमारे देश को ध्वंस कर सकता है, वो हमारे देश को समाप्त कर सकता है। पंजाब में हमने झेला है किस प्रकार से पाकिस्तान के लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स के कारण जम्मू कश्मीर और पंजाब इनको ब्लीड कराया है पाकिस्तान ने, उसको उसके दंश को हिंदुस्तान ने झेला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप याद करिए 2006, 2007, 2008 इन 3 वर्षों में इतने आतंकवादी हमले हुए थे। याद करिए लखनऊ के कोर्ट परिसर में, फैजाबाद के कोर्ट परिसर में, आप याद करिए बनारस के कोर्ट परिसर में, इन सभी कोर्ट परिसरों में एक साथ गोरखपुर में किस प्रकार से बम फटे थे। और 2006, 7 और 8 में इन बम फटने के कारण, इन आतंकवादी हमलों के कारण, जिसमें प्रेशर कुकर, टिफिन डब्बे ये सब इस्तेमाल किए गए थे, 45 लोगों की मृत्यु हुई थी। 45 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 15 लोगों के ऊपर चार्जशीट हुआ, 15 लोगों के ऊपर केस हुआ। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, 2015 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई और 2017 तक उनकी सरकार रही, तो 15 में सरकार आते ही जो पहला काम अखिलेश जी ने किया वो था, उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी कि इन 15 लोगों के खिलाफ केस वापस लेने की हमारी प्रयोजना है और इनकी चार्जशीट वापस लेते हैं, इनके केस हम ड्रॉप करेंगे। ये तो धन्यवाद है इलाहाबाद हाईकोर्ट को, शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिप्रिमेंड किया अखिलेश यादव की सरकार को कि आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि आतंकवादी कौन है और आतंकवादी कौन नहीं है। ये डिसीजन हम लेंगे, आप नहीं लेंगे। आप सोच, और 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था और उन लोगों की जो मृत्यु हुई थी, जिनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके खिलाफ 3 लोगों पे चार्जशीट हुई थी। उनके केस ड्रॉप करने के लिए मायावती जी ने कोशिश की थी। आप सोचिए, आतंकवादियों के चार्जशीट को ड्रॉप करने की कोशिश तक इस देश में हमारे नेता करते हैं। हम सुरक्षित कैसे रहेंगे जब इस देश में ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को यूलोजाइज, अर्थात उसका महिमा मंडन करके ओसामा जी बोलने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि उससे कुछ उनको वोट में फायदा हो जाएगा। आपको समझना होगा कि जब तक हम एक मुस्त होकर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, जो कि आप लोग आज इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं,
तब तक ये देश सुरक्षित नहीं है। एक सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है और आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में उस प्रकार का एक सुदृढ़ नेतृत्व जो न केवल हिंदुस्तान में आतंकवाद समाप्त करता हो, बल्कि बॉर्डर के पार भी अगर आतंकवादी अपना डेरा जमा करके, टेंट जमा करके बैठे हो, तो उनके कैंप पर भी हम हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति। और अंत में मैं आपको याद दिलाऊंगा, हम सब हम उम्र हैं ऑलमोस्ट। आपको याद होगा जब हम थोड़े छोटे थे और यूपीए के शासन था, आप रेलवे स्टेशन में जाइए, आप किसी भी भीड़ में जाइए, एक अनाउंसमेंट कॉमन होता था, जहां बैठे सीट के नीचे देखें कोई डब्बा तो नहीं रखा हुआ है, कोई बम तो नहीं रखा हुआ है। आप ट्रेन में भी देख के जाएं, कोई बम तो नहीं रखा हुआ है, आसपास देख लें। आप देखिए, ये चीजें छोटी लगती होंगी, मगर हमारा जीवन कितना डरा हुआ था। 2014 के बाद ऐसी अनाउंसमेंट कहीं नहीं होती है, कहीं बम नहीं फटता है, हम सुरक्षित हैं। ये चीजें हम बहुत नॉर्मल रूप में ले रहे हैं, मगर थैंक्स टू मोदी जी और जो उनका तंत्र है, आज आतंकवाद के ऊपर एक ग्रिप के साथ उसे समाप्त कर रहा है और हम सुरक्षित हैं। हमें आज कॉन्फिडेंस है कि हमारे चेयर के नीचे बम नहीं रखा हुआ है, कोई टिफिन का डब्बा नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है वो बम रखने वाले को पहले से ही ज्यादा बोलते हैं। संबित जी, आप तो कह रहे हैं हम सुरक्षित है, पर कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं डर का माहौल है, लानतें भी भेज रहे हैं वो गोलियों पर, गोली चलाने वाले पर नहीं तब भी। पर सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है, सुनील जी, अखिलेश यादव कहते हैं और उनकी एक बात में तर्क है, वो कहते हैं यूपी की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने कई सारे ऐसे केसेस में लोगों को गिरफ्तार किया है, 20-20 साल बाद उनकी रिहाई हुई है, उनको इस समय में बहुत समय तक उनको जो है दिक्कतें झेलनी पड़ी है। पर अखिलेश यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। बाटला हाउस में उन्होंने क्या क्या बोला था और बाटला हाउस में कन्विक्शन फिर कोर्ट की तरफ से हुई कि हाँ, यह एनकाउंटर बिल्कुल सही था और वहां पर आतंकवादी ही थे। तो फिर किसके ट्रैक रिकॉर्ड को माना जाना चाहिए? और जब वो ऐसे बयान देते हैं कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, बतौर एक पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनकी तुलना अनुराग भदौरिया से नहीं करता, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, तब मनोबल पर क्या असर होता है सुरक्षा बलों पर, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, सुरक्षा बलों के मनों पर इसका बहुत बुरा असर होता है। इनकी बड़ी अपेक्षा रहती है, दिन रात मेहनत करते हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिलती है, ये इनको कोई भी त्योहार नहीं रहता है, इनको वहीं पर रहकर जान खतरे में डालकर समाज की रक्षा करने का काम करना होता है। और ऐसा करते समय जब उनको कोई चीफ मिनिस्टर या पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री या इस देश के डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वाले परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति जब इस तरह से मनोबल तोड़ने वाली बात करता है, तब ये इससे ज्यादा पाप और कुछ हो नहीं सकता। और केवल ऊंची राजनीति के लिए अखिलेश ने ऐसा कहना, इसका तो बिल्कुल मैं धिक्कार करता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, उस समय भी इस तरफ हमारे सेना के जवानों के ऊपर सवाल उठाने का पाप इन लोगों ने किया। बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा किया कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब पुरुषार्थ के ऊपर इस तरह से, पराक्रम के ऊपर इस तरह से सवाल खड़े करना, कितना मनोबल टूटता होगा। और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, सेना के, पुलिस फोर्स के मनोबल बढ़ाने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। इस देश में पुलिस मेमोरियल बनने के लिए 70 साल लगे। किसी को ऐसा लगा नहीं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवानों का भी इस देश के अंदर एक मेमोरियल होना चाहिए, वॉर मेमोरियल्स होने चाहिए। सेना के जवान जब लड़ते हैं सीमा के ऊपर, वो दिवाली में परिवार के साथ रह नहीं सकते हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री है कि जो हर दिवाली सेना के साथ सीमा पर जाकर, चाहे लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो, चाहे मरुभूमि हो राजस्थान की तपती हुई धूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली उनके साथ ही मनाते हैं। ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। वन रैंक वन पेंशन की मांग सालों से पड़ी हुई थी, इंदिरा गांधी के समय में बंद हो गया था, उसको चालू करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। पूर्व सैनिकों की बेटियों को शादी में 50,000 रुपए का अनुदान केंद्र सरकार देती है। ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। संबित भाई ने बताया कि कहीं भी बैठते थे तो हम पहले, अरे जगह जगह पर नोटिसेस लिखे जाती थी कि अनजाने अनदेखी वस्तु अगर कोई पाई जाए तो तुरंत पुलिस के साथ संपर्क करें।
नोटाबंदी, डीमोनेटाइजेशन की इतनी सारी क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि आतंकवादियों का टेरर फंडिंग बंद हो गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट डीमोनेटाइजेशन की है। एक पैरेलल इस तरह से सिस्टम चल रही थी कि भैया ब्याज लेना हराम है, और इसलिए ब्याज लेना हराम है मतलब बैंक में जाना ही नहीं है, और पूरा एक पैरेलल कैश का सिस्टम चलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और अगर वास्तविक में गए 7 वर्ष में किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला न होते हुए भारत सुरक्षित महसूस करता है, उसके प्रमुख यही कारण है। देखिए, वो शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री थे, और जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे इस देश के अंदर, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की थी, और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ड्रेस अलग थे, जैकेट्स अलग थे। क्या फैशन शो कर रहे थे क्या? आपको याद होगा 26/11 के बाद में घटनाएं जो घटी थी, हमारे सेना के जो वायुसेना के प्रमुख ने कहा था कि आप हमें आदेश दीजिए, हम सर्जिकल स्ट्राइक, हम एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके हाथ बांध के रख दिए थे। 26/11 के बाद में क्यों एक्शन नहीं ली? केंद्र में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, चुनाव सामने आ रहे थे। चुनाव सामने आएंगे और इस प्रकार की अगर हम कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा? हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स करते करते देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने का पाप कांग्रेस ने किया है, जो सपा भी उसी रास्ते पर चल रही है। सपा की औकात केवल उत्तर प्रदेश की है, कांग्रेस सारे देश भर में इस प्रकार के बयानबाजी करना और देश का मॉरल तोड़ने का पाप करती है। नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद खत्म हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर की समस्या अपने पास रखी, नॉर्थ ईस्ट की समस्या अपने पास रखी, बाकी सारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो सारी रियासतों को ठीक से मर्ज कराकर भारत को एक किया। नेहरू के हाथ में जो 2 रीजन रहे, 60-65 साल तक हमारे सर के ऊपर दर्द बने बैठे हुए थे। 370 खत्म करके, 35A खत्म करके आज पाकिस्तान ऐसे संकट में पड़ गया है। उसके लिए तो जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग था आतंकवादी के कारखाने बनाने का, वहां की पुलिस कुछ करती नहीं थी। आप देखेंगे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारत के ऊपर आतंकवादी हमले होते थे तो यूएन में जाते थे और पाकिस्तान की कंप्लेंट करते थे, और वहां पर उनका सुनने वाला कोई नहीं था। अब नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ है? अब इमरान खान जाता है यूएन में कंप्लेंट करने के लिए, अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये फर्क है, ये मूलभूत फर्क है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर जब आई है। हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने किसी भी समाज को पूजा पद्धति से या उसकी जाति को जोड़कर नहीं देखा और सबके लिए विचार किया। यही वास्तविक हिंदुत्व है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयुष्मान भारत का लाभ मिला है तो मुसलमानों को भी तो मिला है ना। उज्ज्वला का सिलेंडर मुसलमानों के भी तो घर में पहुंचा है ना। शौचालय तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है ना। हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने परिणामों की परवाह किए बगैर निर्णय लिए। लोगों को अच्छे लगेंगे ऐसे निर्णय नहीं लिए, लोगों के लिए अच्छे होंगे ऐसे निर्णय लिए। कांग्रेस हमेशा इनको क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा। अभी अखिलेश वही कर रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए बयानबाजी करता है, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं ये उसके ऊपर बूमरैंग होगा। बूमरैंग होगा। संबित पात्रा जी, मैं तो शुक्र मनाता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में सपा या कांग्रेस या एमआईएम की कोई ब्रांच नहीं थी, वरना वो कहते कि 9/11 दरअसल ओसामा बिन लादेन ने नहीं करवाया है, वो दरअसल वहीं के कोई लोगों ने करवाया है। ऐसा भी नैरेटिव पैदा होता जैसे यहाँ पर 26/11 आरएसएस की साजिश है या पुलवामा आंतरिक रूप से कराया गया है, ये समाजवादी ने कहा था, रामगोपाल यादव ने। देखिए शहजाद भाई, मैंने तो कहा आरंभ में कि इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, आतंकवाद को बचाना है ताकि उससे कुछ हमें वोट में बढ़ोतरी हो, ये केवल और केवल हिंदुस्तान में है, पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं होता है। आपने अभी देखा फिलिस्तीन को लेकर इजराइल में किस प्रकार से उनकी एक एकाकी थी, एक यूनिटी थी, उसको लेकर ऑपोजिशन पार्टी और पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है, वो बिल्कुल एक लाइन में चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप समझिए कि क्या हो रहा है अभी, भली भांति रूप से जानते। आप देखिए जब पिछली बार का इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में 2017 में, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 40% वोट शेयर, 40%। हमारे पीछे बीएसपी थी, बीएसपी को मिला था 22%,
समाजवादी पार्टी को मिला था 21%, 21%, और कांग्रेस पार्टी जो इतना अभी हल्ला गुल्ला मचा रही है उसको मिला था 6%। तो आप सोचिए कहाँ तो 6% और कहाँ 40%, कैसे पहुंचेंगे? इन सबका एक ही मकसद है कि किस प्रकार से एक मुस्लिम वोट बैंक को उसमें से लार्जर चंक कैसे ये चोरी कर ले। मुस्लिम वोट बैंक कितना है, मुस्लिम परसेंटेज कितना है उत्तर प्रदेश में? 19% है, 19%। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री के पश्चात उसमें एक और ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था MY फॉर्मूला, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन ले लो और इसी से हम जीत जाएंगे। मायावती जी का एक फॉर्मूला था, वो था DM फॉर्मूला, दलित और मुस्लिम ले लो तो हम इससे जीत जाएंगे। अब देखिए पहले आप याद करिए, आज जब हम चुनाव की घोषणा होती है तो आज क्या घोषणा होता है कि आज मोदी जी ने कितने स्कूल खोल दिए, कितने शौचालय बना दिए, कितने लोगों को राशन दिया, क्या डेवलपमेंट किया। आज डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा होती है। आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले क्या चर्चा होती थी? जैसे ही उत्तर प्रदेश का घोषणा होता था चुनाव का, तो हेडलाइन क्या आता था? इतने प्रतिशत मुस्लिम, इतने प्रतिशत जाट, इतने प्रतिशत ब्राह्मण, इतने प्रतिशत ठाकुर। अब ये तय करेंगे, मुसलमान तय करेगा कि सरकार किसकी होगी। अब ये कहा जाता है कि विकास तय करेगा सरकार किसकी होगी। तो इसमें ये जो 19% वोट बैंक का चंक है, उसके लिए AIMIM के घुसने के पश्चात ये MY में से M चला गया, लगता है कि M का एक बड़ा चंक चला जाएगा। DM में से लगता है कि अच्छा यहां से भी थोड़ा M चला जाएगा। तो ये सारी लड़ाई M की है कि किस प्रकार से अपने अपने M को हम बना के रखें और हम अपने अपने फॉर्मूला के माध्यम से जीत जाए। मगर गॉन आर दोज डेज ऑफ फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूला पे चलने वाला अब राजनीति है, वो फॉर्मूला है डेवलपमेंट का फॉर्मूला। आप MY, DM और AIMIM MM फॉर्मूला, मुस्लिम मुस्लिम ही फॉर्मूला करता रहे, मगर नरेंद्र मोदी जी का V फॉर विकास एंड V फॉर विक्ट्री, ये VV का फॉर्मूला है। केवल विकास के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुष्टीकरण के लिए हमारे पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और अभी तो आप सजाद भाई देखते जाओ, तुष्टीकरण अपने चरम पर पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में। मैं आखिरी पड़ाव में जाना चाहता हूं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। सुनील जी संबित कहते हैं कि ये पूरा चक्कर M का है। पर मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सुनील जी, थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है कि टेररिज्म की एक्टिविटी या एक्शन के नाम पर पुलिस किसी को प्रताड़ित करती है, या पुलिस अगर जो है एक कौम को ज्यादा परेशान करती है, और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? क्या ये आरोप लगाना सही है? आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स की बातें जो है वो हमेशा निकल कर आई, और उस समय पर कांग्रेस NCP की सरकार थी। उन्होंने भी कई कार्रवाई की टाडा के कानून में। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अर्बन नक्सल के शब्द का इजाद किया। तो क्या उन्होंने सही कार्रवाई की, और क्या आपके समय पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कोई संदेह पैदा होता है? देखिए, अगर किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, उसको अगर गलत ढंग से प्रताड़ित किया जाता है, उसकी अगर कस्टोडियल डेथ होती है, तो वो गलत है, इसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। और इस देश का कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, और उस कानून को रोकने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करेगा। इस देश का कोर्ट भी सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट भी सक्षम है। लेकिन झूठ बोलने से कोई चीज सत्य, जैसे स्टेन स्वामी के बारे में अगर आप उसको महापुरुष बोलना शुरू करेंगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश करने से लेकर, इस देश के अंदर दंगे लगाने से लेकर, दुनिया भर की देशद्रोही गतिविधियां करने वाले, और केवल एक ईसाई मिशनरी है, इसलिए अगर इस तरह से उनको पोस्टर करके, मतलब देखिए ना शिवसेना को, एक जमाने में हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे ज्वलंत दैनिक करके जिसका नाम था, सामना का, हिंदुत्व का पुरस्कार करता था, वो अचानक आज क्या बन गया? सामान्य माणसाचं प्रतिनिधि करणार। मतलब उसके अंदर का वो जो सत्य बोलने की जो ताकत थी वो खत्म हो गई। सत्ता के कारण उन्होंने सत्य को छोड़ दिया, और उन्होंने ये स्टैन स्वामी के ऊपर एक उसका गुणगान करने वाला, और उसके साथ जो उसकी जो मौत हुई उसके ऊपर सवाल उठाने का पाप जो है वो सामना ने किया। देखिए, किसी की भी कस्टोडियल डेथ ये अगर होती है गलत ढंग से तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही क्यों अरेस्ट किया जाता है,
तो देखिए, जो कानून के तहत जो भी सबूत मिलेंगे उन सबूतों के आधार पर चलेंगे। सालों से अगर किसी का अपीसमेंट करते रहे, उसमें विकास न हो, उनको जो है धार्मिक शिक्षण के नाम पर केवल जिहाद सिखाया जाए, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाए, और फिर उसके अंदर से जो परिणाम होंगे उस परिणामों को अगर लॉ ऑफ लैंड अलाउ नहीं करता है और फिर उसकी दुहाई देकर चिल्लाना कितना सही है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्टता से कहा इस देश के मुसलमानों को कि आपको हिंदुओं से लड़ाई करनी है या गरीबी से लड़ाई करनी है, आप तय करो। कितना सीधा सवाल है। आपको मुसलमानों को पूछा कि आपको किससे लड़ाई करनी है, आपको गरीबी से लड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान पाक आप रखिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखिए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये मोदी जी ने कहा है। वो आज 22,000 करोड़ रुपया इस देश के माइनॉरिटीज को, 3.2 करोड़ माइनॉरिटी के युवाओं ने शिष्यवृत्ति हासिल की है, जो सरकार के माध्यम से मिलने वाला जो उनको ये है शिक्षा के लिए जो अनुदान है उसको प्राप्त किया, जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था। हम तो उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको जो लौकिक शिक्षण है वो देना चाहते हैं, समय के साथ चलने के लिए बताना चाहते हैं। और सपा बसपा कम्युनिस्ट अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको उन्हीं गलियों में सड़ते रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो वहीं रहे और उनको हम हिंदू समाज का, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते रहे और उनको हम ये बताते रहे कि भैया हम ही आपको बचाने वाले हैं, इनसे आपको खतरा है, हम आपको बचाने वाले हैं, इसलिए आप हमको वोट दो। इसलिए ये एम की जो बातें होती है ना, ये केवल फिर एक बार वही वोट बैंक की राजनीति है। अब दुर्भाग्य ये है कि शिवसेना भी उसी लाइन में जाकर खड़ी रही है। अपने आप को शिवाजी महाराज बोलने वाले किस तरह से अचानक औरंगजेब बन गए हैं, ये सारा महाराष्ट्र देख रहा है और सारा महाराष्ट्र उनसे परेशान है। और सबसे ज्यादा मुंबई परेशान है। जिस तरह से घटनाएं घट रही है, जिस तरह से मालवनी में घटनाएं घट रही है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण महाराष्ट्र परेशान हो रहा है, बड़े बड़े शहर परेशान हो रहे हैं, आतंकवादियों का स्वर्ग धीरे धीरे ऐसी जगह बनती जा रही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को डेफिनेटली खतरा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिर वहां पर पूजा पद्धति नहीं देखनी चाहिए, फिर वो कितनी संख्या में कौन है, तो चलो ये 80% ये है, कम करो कम करो कम करो, 20% ये चाहिए, 20% हिंदू चाहिए, 20% ईसाई चाहिए। कोई मजाक है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा? जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसका क्या पूजा पद्धति से संबंध है? अगर है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकारें कर रही है और मुझे ऐसे लगता है कि जनता ठीक से समझ रही है इन बातों को। संबित जी, आखिरी सवाल लेकर मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपकी भी और सुनील जी की भी व्यस्तता है। अखिलेश यादव कहते हैं यूपी पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, पर जब याकूब मेमन की तो कन्विक्शन हुई थी, फिर भी उनको हालात का मारा कहा गया। अफजल गुरु को तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के तख्ते पर भेजा था, तो उसको जुडिशियल एग्जीक्यूशन कहा गया। तो फिर क्या तब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं था? और जो मंडली, मानव अधिकार की बात करना कोई गलत बात नहीं है, आप भी कहेंगे इसको, तो ये मानव अधिकार वाली मंडली जो अगेंस्ट है कि इन मासूमों पर कार्रवाई ना हो, वो तो वही मंडली है जो चीख चीख कर कन्विक्शन से पहले साध्वी प्रज्ञा हो या बाकी लोग हो, उनके लिए तो कह रही थी कि इनको तो सजा तुरंत हो जानी चाहिए, इनको तो पहले से बहिष्कार हो जाना चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? दोनों सवाल। देखिए शहजाद भाई, जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, मैंने अभी इस डिस्कशन में थोड़ी देर पहले उदाहरण 2015 का दिया कि उस समय 15 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हो, इसका प्रयत्न अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। उस समय तो योगी जी की सरकार नहीं थी, तो उस समय भी वो पुलिस के ऊपर क्यों पुलिस के ऊपर भी सवाल नहीं उठा रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि इनको आप छोड़ दीजिए। और जो कारण दिया, वो कारण दिया कि अगर इनको सजा हो जाएगी तो सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, पब्लिक के बीच में अनरेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। अभी भी मायावती जी ने यही कहा है कि ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं ककोरी से, इनको छोड़ दीजिए वरना सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। कमाल की बात है, आप तो कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, फिर सोशल अनरेस्ट कैसे हो जाएगा? तो ये पुलिस पे भरोसा नहीं करने वाली बात नहीं है, ये तुष्टिकरण पे भरोसा करते हैं। इसलिए किसी भी सुरक्षा देने वाली फोर्स पे, चाहे इंडिया की आर्मी हो, चाहे इंडिया की एटीएस हो या पुलिस हो, उस पर विश्वास नहीं करते। वैसे एक आंकड़ा भी मैं बता दूं, ये जो एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 37% ही मुस्लिम्स हैं, बाकी सारे दूसरे रिलीजन के हैं, मुस्लिम नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ज्यादा मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये तो स्टैटिस्टिकली भी गलत है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे।
और देखिए ठीक ये है। कंपटीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, सपा, बसपा और एआईएमआईएम तो खैर खुद ही वो एक तरह से पूरी की पूरी उनके नाम में ही मुसलमीन है, तो वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है। मगर बाकी तीनों में एक बहुत बड़े रूप का कंपटीशन चल रहा है। आपने कांग्रेस पार्टी को देखा होगा, इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया उन्होंने, और ये इमरान प्रतापगढ़ी किस प्रकार की मुशायरे लिखता है, क्या लिखता है वो भी आप जानते हैं कि हिंदुओं को मारना है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के माध्यम से कांग्रेस चल रही है। अखिलेश जी और मायावती जी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, कौन कितने आतंकवादी बचाएगा। केवल आतंकवादी नहीं, पॉपुलेशन ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर भी किसी प्रकार से मुसलमान नाम को घसीट के लाना और वहां राजनीति करने का प्रयास करना, यह भी हम देख रहे हैं। और देखिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब ये बोला गया था कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स द्वारा, तब तो राहुल गांधी वहां मौजूद थे, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, ये सारा समर्थन कर रहे थे। ये अफजल गुरु को किसने मारा, किसने फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी है। तो ये लोग शर्मिंदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जिंदा हैं। आप सोच के देखिए जरा, ये पॉलिटिक्स के किस निम्न स्तर तक हमारे कुछ जो अपोनेंट्स हैं वो किस स्तर तक जा चुके हैं कि इनको आज आतंकवाद को भी बचाना पड़ रहा है। और मुझे तकलीफ उस बात की है कि हमारे देश में ऐसे पत्रकार भी हैं जो ये तो कह सकते हैं कि मेरी सारी लानत जो है वो बुलेट के ऊपर है, गोली के ऊपर है, मगर तालिबान के खिलाफ एक शब्द उनकी जुबान से निकल नहीं सकता है, एक शब्द उनका आतंकवादियों के खिलाफ नहीं निकल सकता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे अपने आप को पत्रकार कहते हैं और कैसे इनको इतनी बड़ी बड़ी अवार्ड्स मिल जाती है, जब ये आतंक, दे कैन नॉट इवन कॉल आउट टेररिस्ट्स। और तो और ये एआईएमआईएम वगैरह जो हैं, अभी आपने लीगल एड की बात की, हैदराबाद में जब 9 लोग पकड़े गए थे आईएस का समर्थन करते हुए, जस्ट बिकॉज दे वर मुस्लिम्स एंड दे वर इन हैदराबाद, तो असदुद्दीन ओवैसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया था कि इन 9 लोगों को लीगल एड देने का काम एआईएमआईएम करेगी। तो इस प्रकार से बाद में जब फांसी हो जाती है, जब ये मारे जाते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो कहा जाता है इनका कोई धर्म नहीं होता, मगर उससे पहले पूरा धर्म होता है। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज तुष्टिकरण का पूरा कर्म करते हैं, बाद में ये धर्म नहीं होता का अमली जामा पहनाने का एक चेष्टा करते हैं, जो जिसमें आप वो फेल हो चुके हैं। संबित जी, आपने एक बड़ा मजेदार तार छेड़ा है, तो मैं आपको अभी एक सवाल इस पे पूछूंगा ही, आप मना मत कीजिएगा। आपने बोला कि एक पत्रकार साहब है जो लानते गोली पर भेजते हैं, उनकी 1000 लानतें पहुंची है गोली तक। तो उन्होंने शाहरुख को अनुराग भी बनाया था पिछले अपने एक शो के संस्करण में। मेरा सवाल ये, चलिए मानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, पर हो सकता है ये जो पत्रकार है या तथाकथित पत्रकार है, इनके बारे में आपने काफी विस्तृत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इनकी पत्रकारिता पर अभी कुछ देर पहले, तो मुझे ये समझाइए कि इन पत्रकारों का क्या रोल हो सकता है। ये तो मानव अधिकार के लिए बोल रहे हैं, ये उदारवादी सिद्धांतों के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो उदारवादी एक पक्ष रख रहे हैं। देखिए सजाद जी, जहां तक ये उदारवादी पक्ष, लेफ्ट लिबरल पक्ष होता है, इनका एक समय था 2014 से पहले इनको लोग बहुत ज्यादा आंक करके देखते थे, मगर कहीं ना कहीं ये एक समय आया कि पूरी तरह से इनका चोगा आज उतर गया है। और आज हिंदुस्तान जान चुका है कि ये जो लेफ्ट लिबरल लुटियन मीडिया वाले हैं, दरअसल ये हैं क्या चीज। ये वो लोग हैं जो वो पहले फोन करके कैबिनेट एक्सपेंशन कराते थे, ये वो लोग हैं जो अपना बिजनेस मंत्रियों के माध्यम से अपना बिजनेस चलाते थे। और आज तो हमने अखबारों में पढ़ा हुआ है किस प्रकार से एक पोर्टल, या आजकल कुछ पोर्टल का बिजनेस चल रहा है, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो अपने आप को मीडिया का चोगा पहन करके वो मीडिया बन जाती है। वो मीडिया नहीं है, वो पोर्टल्स हैं और विद वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार लगभग 38 करोड़ रुपए विदेश से आए हुए हैं, बाहर के देशों से आए हुए हैं, केवल और केवल बाहर के देशों का प्रोपेगेंडा करना और हिंदुस्तान में मोदी जी की बगावत करना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन और एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, यहाँ पर अराजकता पैदा करना। इसके लिए पैसे बाहर से दिए जा रहे हैं, ये आज अखबारों ने छापा भी है। तो कई ऐसे पत्रकार भी हैं, और आपने देखा होगा कि इसी पोर्टल में, जिस पोर्टल के विषय में आज अखबारों में छापा है, उसमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारा पैसा, जरा डिटेल में बताइए। विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसमें क्या खराबी है? नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, मगर जिस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर के वैल्यू को गलत तरीके से बढ़ा करके आया है,
और जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उनका विदेशी प्रोपेगेंडा में किस प्रकार का हाथ है, वो कौन इंडिविजुअल है, उनको यूएस में क्यों बैन किया गया, ये सारे तथ्य भी देखने पड़ेंगे आपको। तो ये सारे तथ्य जब आप देखते हैं तो एक ही कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन होता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के खिलाफत करना, और ये पैसा बाहर से आता है और ये पैसा डाइवर्ट भी होता है। गौतम नवलखा को भी पैसा इसमें से गया था, सीपीआईएम के आईटी सेल के एक बड़े सदस्य को इसमें से पैसा गया था, हमने पहले भी देखा था चीन से पैसा कांग्रेस पार्टी को गया था। तो ये जो कुछ पत्रकार होते हैं, ये पैसा डिरूट होकर इनके पास जब जाता है तो स्वाभाविक है ये आपके लिए तो बोलेंगे नहीं और तालिबान के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, ये तो बुलेट के खिलाफ ही बोलेंगे ना। निर्जीव अब बुलेट जो है, वो बुलेट तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल नहीं सकता है कि देखो जी मेरे को चलाने वाला तो फलाना था, अब बुलेट को गाली दे दो, बुलेट क्या करेगा। चलाने वाले जो हाथ थे, चलाने वाला जो मानसिकता थी, चलाने वाला जो आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि देखिए आजकल तो उन्हीं से दुकान चल रही है ना। तो बुलेट पर लानतें इसलिए भेजी जा रही है सुनील जी, क्योंकि बैलेट का मामला है और वॉलेट का भी मामला है। ये कह रहे संबित पात्रा, बुलेट इज इक्वल टू बैलेट प्लस वॉलेट। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनसे? बिल्कुल, ये वॉलेट वाले लोग तो है ही, लेकिन इन लोगों को अवार्ड्स मिलते थे, इन लोगों को साहित्य संगीत कला एकेडमी वगैरह इनके ऊपर चेयरमैनशिप मिलती थी, मेंबरशिप मिलती थी, दुनिया भर के इनविटेशंस आते थे, मंत्रियों के साथ ये लोग चले जाते थे, ऊंची दारू पीते थे, ऊंचे होटलों में रहते थे, सरकारी पैसे उड़ाकर वापस आ जाते थे। इनके साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी जाते थे, सरकारी अधिकारी अपना अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज कर करके जाते थे। इस बार ये 4 चले गए, अगले बार वो 4 चले जाएंगे, उसके बाद में वो 4 चले जाएंगे। मतलब जिस सेमिनार के लिए जा रहे हैं उसके वो एक्सपर्ट है कि नहीं, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सरकार के पैसे से बाहर जाकर अय्याशियां करना। प्रधानमंत्री के साथ ये सब लुटियन चले जाते थे लूटने के लिए। लुटियन नहीं, ये लूटने वाले लुटियन है। और ये इनके वॉलेट में अवार्ड के साथ पैसे आते थे। बड़ा मजेदार किस्सा है ये कि इन्होंने अवार्ड तो वापस कर दिए मोदी के विरोध में, लेकिन अवार्ड के साथ उनके वॉलेट में जो चेक आया था वो चेक किसी ने भी वापस नहीं किया। वो पैसा जो है उन्होंने रख दिया, सिर्फ अवार्ड का कागज वापस कर दिया। तो ये देश के विरोध में घर के अंदर बैठकर घर के बेदी जो है ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इन कम्युनिस्टों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, हरे घास के अंदर हरा सांप जो दिखाई नहीं देता है लेकिन डसता है आपको, ऐसा जहरीला सांप ये कम्युनिस्ट है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विधान है। चाणक्य जी अर्थनीति में कहते हैं, ससर पेच गृहे वासो मृत्यु रेवन संशयम। घर में अगर सांप रहेगा तो आपको मृत्यु आएगी, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर एनजीओज के माध्यम से इतना बड़ा फंडिंग आकर 20,000 एनजीओज देश के खिलाफ काम करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, देश के अंदर झगड़े लगाने के लिए, कोई रातों रात मान लीजिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पुतले को कोई पाकिस्तानी एजेंट या कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति आकर चप्पल का हार चढ़ाकर चला जाता है, ऐसे एनजीओ का स्पॉन्सर्ड व्यक्ति, और दूसरे दिन दलित और सवर्ण आपस में लड़ते बैठेंगे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो 2 जनजातियों के अंदर झगड़े लगाने के लिए एक जनजाति के लोगों के बांग्लादेशी हत्या कर देते थे और दोनों जनजातियां लड़ती रहती थी सालों से निर्वासित छावनियों में। इतना तमाशा चलता था इस देश के अंदर इन लुटियन के लोगों के कारण, ये अर्बन नक्सलियों के कारण। और ये बहुत पहले से है और ये सभी फील्ड्स में है, बॉलीवुड से लेकर मीडिया में लेकर प्रोफेसर से अलग अलग विद्यापीठों में ये ज्ञान पढ़ाते। पता नहीं ये इस तरह से ज्ञान जो आज भी आप देखेंगे हमारे देश के नौजवानों को बरगलाने का पाप ऐसे कई जगह पर चल रहे हैं। तो ऐसी एनजीओज का अगर फंडिंग बंद कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, इन लोगों के अवार्ड्स के जो पद्म बंद कर दिए, देखिए कैसे पद्मश्री मिल रहे हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं गए 7 वर्षों में। अरे पैर में हवाई चप्पल पहनी हुई एक ऐसी महिला आकर पद्म पुरस्कार लेकर जाती है जिसने जिंदगी में कभी अपना प्रोफाइल किसी को भेजा नहीं था कि मुझे पद्म चाहिए।
कईयों को तो पता भी नहीं था ये पद्म अवार्ड क्या होता है, और अवार्ड जी। उनके पास पहुंच गया, राष्ट्रपति के हाथों पद्म लेने का, जो वास्तविक में समाज में काम करने वाले हैं। नहीं तो इससे पहले कई ऐसे लोगों को पद्मश्री मिले थे कि वो पद्मश्री देखकर उस पद्मश्री के ऊपर का विश्वास उड़ जाए लोगों का, ऐसे लोगों को, ये तो मैनेज करने वाले थे, पद्मश्री मैनेज करने वाले ये सब लोग थे। और ये एक षड्यंत्र हुआ करता था, ग्लोरिफिकेशन करना, उनको अवार्ड्स देना, उनको बड़ा करना, उनको सम्मानित करना, उनके ऊपर आर्टिकल छपवा के लाना, उनके व्यक्तित्व को समाज के सामने खड़ा करना, और फिर वो व्यक्तित्व झूठ बोलना शुरू करेगा, वो व्यक्तित्व देश के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, वो व्यक्तित्व मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार में आए, अटल जी आए तब उनके खिलाफ बोलना शुरू करेगा। इस तरह से ये प्लांटेड, इनको तो विदेश से भी तो अवार्ड मिलते थे, विदेश के अवार्ड भी ऐसे ही लोगों को दिए जाते थे कि जो देश की तोड़ने की बातें करते थे। और इसलिए ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आज ये लोग अगर परेशान है तो इनके षड्यंत्र को सब जगह से, मतलब एक जगह पर इनकी जो नीति थी डेथ ऑफ 1000 कट्स, अब ये उल्टे कट्स इनके ऊपर होना शुरू हो गए हैं। इनका वॉलेट जो है वो भरना बंद हो गया है, इनको अवार्ड्स मिलने बंद हो गए हैं, इनकी विदेश यात्राएं बंद हो गई है, इनको सम्मान, मान सम्मान मिलना बंद, ये एक्सपोज होना शुरू हुए। आज जिस तरह से संबित जी आप एक्सपोज करते हैं, सारा भारत जो है बड़ा आपको धन्यवाद देता है संबित जी, जिस तरह से आप इन दुष्टों को, पापियों को, ये सारी पूतना माताएं हैं, पूतना माता दिखाने के लिए तो मां बनकर आती है और दूध पिलाने का बहाना लेकर आती है, लेकिन जहर पिलाना शुरू करती है। लेकिन हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, भगवान कृष्ण ने उस पूतना माता को भारत रत्न नहीं दिया, उसको पद्मश्री नहीं दिया। बस यही बातें हमको सीखनी चाहिए कि इन लोगों को इस राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से, इन पॉलिटिकल तथाकथित पंडितों को ये जो इनके झूठ का पर्दाफाश करना और जनता के सामने सत्य बताना, ये काम करना चाहिए। और शहजाद भाई, मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं, ये जो आपने शो चालू किया है, कि जिस शो में देखिए यहाँ तू मैं नहीं होती है, जो पक्ष है वो प्रामाणिकता से पक्ष रखा जाता है, लोग शांति से इसको देखते हैं। कोई तो झूठ बोलने वाला या इस तरह से यहाँ पर एंकर भी नहीं रहता है कि वो संबित को जो है उसका माइक म्यूट कर देगा और उसको गालियां बकने वाला कोई दूसरा रहेगा तो वो बोलता रहेगा। ऐसे मैनेज शो ये नहीं है, ये सत्य बोलने वाला, आपने जो इन नेशनल इंटरेस्ट, ये राष्ट्र हित में है। ये क्यों है ये शो? क्योंकि इसमें देश हित है, लोगों को मुद्दे मिलेंगे, इन झूठों का पर्दाफाश करने के मुद्दे यहाँ पर देने की आप व्यवस्था करते हैं। इसलिए शहजाद भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और संबित जी, एक दो शब्द आप इस राष्ट्र हित में के ऊपर भी बोलेंगे तो हम लोगों को आनंद मिलेगा इससे। देखिए, मुझे तो लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी इस प्रोग्राम को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे वो इस प्रोग्राम में निहित जो भाव है उसको समझ भी पाएंगे, उसको देख भी पाएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा, बिना इंटरफियरेंस के, बिना किसी चिल्लाहट के, बिना किसी झुंझलाहट के, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे मन के जो भाव हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई दूंगा, और जो भी इनके श्रोता हैं, जो इनके दर्शक हैं, उनको भी बहुत बधाई दूंगा कि इतने बढ़िया एक शो में आप लोग भाग ले रहे हैं और हर हफ्ते आप अच्छे अच्छे विषयों से अवगत हो रहे हैं, बहुत नॉलेज अर्न कर रहे हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शहजाद जी और सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बुलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और देखिए, राष्ट्रहित की जब बात हो, इन नेशनल इंटरेस्ट जब कोई डिस्कशन हो, तो उसमें पक्ष बनाम विपक्ष नहीं होता, उसमें पूरा देश एक होकर एक ही स्वर में बोलता है। और मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भी रहे, पर सबसे लंबा अवसर विपक्ष के नेता का निभाने का उन्हें ही मिला। और जब पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लड़ाई लड़नी थी, तो नरसिम्हा राव जी को जो पहला नाम सूझा और जिस पर ये पूरा जिम्मेदारी का भार आया, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और वो भी वहां पर जब गए तो उन्होंने नरसिम्हा राव विरोध में देश विरोध नहीं किया, बल्कि देश हित में खड़े रहे और सरकार का भी पक्ष रखा और देश को जीत दिलाई। और कहीं ना कहीं आतंकवाद पर भी देश विरोध नहीं होना चाहिए, मोदी विरोध में। आज के लिए बस इतना ही। दोनों ही खास मेहमानों से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जुड़े, समय निकाला। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर। देखते रहिए इन नेशनल इंटरेस्ट।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।